जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस 77 पर। और तिरंगा बैच से आप पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि हमने लॉन्च किया छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए तिरंगा बैच, और उसका ये 9वां क्लास है। आज आप लोगों के लिए 8 क्लासेस हो चुकी हैं। आप फ्री में देख पाएंगे इस क्लास को यूट्यूब पर। इसके अलावा कोई चार्ज नहीं देना है। करना क्या है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना है। तो देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं हमारे क्लास में। क्लास नंबर 9 हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज, जिसे आप सामान्य अध्ययन कहते हैं। और आपके पेपर में बहुत ही अच्छा स्कोर देने वाला है आपको यह सामान्य अध्ययन। जनरल स्टडी आपकी तैयारी आप करेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से, और आपकी इस परीक्षा में आपको सफलता निर्धारित करने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी क्लास है। आप इसे लगातार बने रहिए। रिक्वायरमेंट आ चुकी है, फॉर्म जल्दी फिलअप किए जाएंगे। तिरंगा सीरीज हम आपके लिए लेकर आए क्योंकि तिरंगा आपकी छत पर लहराने वाला है। चलिए देखते हैं आज की मोटिवेशन लाइन क्या है। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ मित्रों, यदि आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन बिना कोशिश किए यदि आप मन से ही हार जाएंगे तो हार जाएंगे। अर्थात जब आप मन से जीत मान लेंगे तो जीत जाएंगे, और मन से हार मान लेंगे तो हार जाएंगे। मन की हारे हार है, मन की जीते जीत है। तो हारना आपको बिल्कुल नहीं, जीतने के लिए आप आ चुके हैं। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखते हैं क्या है ये। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। 5 अप्रैल को हो गई थी, 5 अप्रैल 1875 को हो गई थी, या 7 अप्रैल 1875 को, 9 अप्रैल 1875 को, या फिर हो गई थी 10 अप्रैल 1875 को। देखिए 1875 में हुई थी, लेकिन कब हुई थी? 7 अप्रैल को। और 7 अप्रैल आपको दिख कहाँ पर रहा? ऑप्शन नंबर बी में। इसलिए आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल को हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न बताइए आप। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना कर दी थी। हम देखेंगे इस प्रकार के शानदार से प्रश्न। महान भारतीय विभूति, जिसे आप सनातन संस्कृति के संरक्षक या ईश्वर की भूमि कहे जाने वाले राज्य में जन्मे, जिन्हें दूध में जहर देकर मारा गया, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? देखिए मित्रों, आपको प्रश्न में 2-3 प्रश्नों के उत्तर मिल जा रहे हैं। जैसे महान भारतीय महान विभूति कौन थे, तो वो इस प्रश्न का जवाब मिलेगा। सनातन संस्कृति के संरक्षक थे, और ईश्वर की भूमि किसे कहा जाता है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल रहा है। देखिए प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। ईश्वर की भूमि कहे जाने वाला राज्य क्या है? केरल है। तो उसे केरल में उनका जन्म हुआ था, और उन्हें दूध में जहर देकर मार दिया गया था। ऐसे शख्स महान व्यक्तित्व थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। देखिए जो महान लोग हैं उनके पीछे संस्कृति पढ़ी जाती है कोई ना कोई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? आप बताते चले हमें। क्या 1895 में हो गई थी, 1896 में हो गई थी, 1885 में, फिर 1920 में? मित्रों इस प्रश्न का जवाब होने वाला 1896 में। और 1895 में क्या हुआ था? आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हमने आपको बताया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो हो चुकी है। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। विश्व की सबसे पुरानी कांसे की मूर्ति, जिससे कांसे की नर्तकी है, किस सभ्यता में पाई गई है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, मिस्र की सभ्यता में, फिर इनमें से कोई नहीं। मित्रों जो सबसे बड़ी और सबसे महान सभ्यता संस्कृति रही है उस सभ्यता में पाई गई है, और वो सभ्यता है आपकी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का एक मोहनजोदड़ो नामक एक स्थान है, वहाँ पर कांसे की नर्तकी यानी नृत्यांगना की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो मात्र 4 इंच की। सोचिए कितनी विकसित सभ्यता थी भाई। 4 इंच में कांसे की मूर्ति वर्षों पहले प्राप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता में आभूषण के कारखाने किस स्थान पर पाए गए हैं? मोहनजोदड़ो में, चंदोरा में, या फिर लोथल, या फिर बीएमसी दोनों पाए गए हैं। मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी बीएमसी। बीएमसी में क्या दिया गया? चंदोरा एवं लोथल। यानी चंदोरा और लोथल दोनों स्थानों पर आभूषण कारखाने मिले। ये दोनों स्थान हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान है। हड़प्पा आपकी सभ्यता, लेकिन उसका स्थान क्या है? चंदोरा और लोथल, वहाँ पर आभूषण के कारखाने प्राप्त हुए हैं। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप बी या सी में से किसी अकेले को टिक नहीं करेंगे। अशोक के राज्यकाल में स्तूप कला चरमोत्कर्ष पर थी। देखिए स्तूप कला चरमोत्कर्ष पर थी। अशोक ने क्या किया था? 84,000 स्तूप बनवाए थे। तो आपको उक्त कथन पर विचार करते हुए सत्य अथवा असत्य बताना है। क्या यह कथन सत्य है, असत्य है, या फिर दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? दिए गए कथन में अशोक महान की असफलताओं को बताया गया। मित्रों असफलताएं नहीं बताई जा रही बल्कि सफलताएं बताई जा रही हैं। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कथन सत्य है। अर्थात अशोक के राज्यकाल में स्तूप कला चरमोत्कर्ष पर थी, और अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे। सोचिए। और स्तूप यदि आप देखना चाहते हैं तो आप सारनाथ, जो कि वाराणसी के नाम जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर आप जाकर देखेंगे, आपको बहुत सारे स्तूप देखने को मिल जाएंगे।
डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? आपको इन सारे प्रश्नों की जानकारी भी रखना अत्यंत आवश्यक है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की। डीआरडीओ की स्थापना आप बताएंगे क्या 1955 में हो गई थी, 1956 या फिर 1957 में, 1958 में? मित्रों, इस प्रश्न का ऐसे जवाब हो जाएगा कि यह इसकी जो डीआरडीओ की स्थापना हो गई थी 1958 में। बहुत ही शानदार सा सेशन है, इसे आप शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में, यदि आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। तत्परता से आप जुटे रहिए क्लास में, परीक्षा में सफलता आपको निश्चित रूप से मिलने वाली है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? यानी गोवा को मुक्त करवाया गया था किसी से, और यह दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर, 19 अगस्त या फिर 19 नवंबर, 19 जनवरी को, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। और 19 दिसंबर जो है आपके ऑप्शन नंबर ए पर देखने को मिल रहा है। शानदार सेशन में बने रहे आप हमारे साथ। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना। भाई विचार कर लीजिए, क्या विचार करेंगे आप? यहाँ पर जो लिखा है उसी में विचार करना है। हल्दी में कुरकुमिन नामक रासायनिक संगठक पाया जाता है। नंबर 2 पर है घासों का अध्ययन एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहलाता है। फाइब्रोनोजन का निर्माण यकृत में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। अब उपयुक्त में से कितने कथन सत्य अथवा असत्य हैं, आपको इस बात का निर्धारण करना है। ऑप्शन ए पर दे रहा है कि सभी कथन असत्य हैं। बी में पूछ रहा है आपके सभी कथन असत्य हैं। मित्रों, इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी कथन सत्य हैं। सत्य हैं तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं। हल्दी में कुरकुमिन नामक रासायनिक संगठक पाया जाता है। घासों का अध्ययन जो होता है उसे आप एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहलाता है। और फाइब्रोनोजन का निर्माण यकृत में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। ये सारे ही कथन सत्य हैं। आपने एक एक प्रश्न बनते हैं ये, आप इसे अपने मस्तिष्क में सेट करके रख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए आप। गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से आजाद कराए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? जी हाँ मित्रों, भारत सरकार के द्वारा क्या कारगिल अभियान चलाया गया, ऑपरेशन विजय चलाया गया, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया, या फिर ऑपरेशन अजय चलाया गया? तो मित्रों सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के जो है क्या हो जाएगा, गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से आजाद कराने के लिए भारत सरकार द्वारा जो अभियान चलाया गया तो वह था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के माध्यम से पुर्तगालियों को गोवा के कब्जे से मुक्त कराया गया। गोवा पर उनका शासन हुआ करता था। अब आप हमें ये बताते चले कि ऑपरेशन दोस्त और ऑपरेशन अजय क्यों चलाया गया था? क्योंकि आप स्मार्ट तरीके से हमारे चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा एक्टिव हैं कि नहीं है, इसकी भी तो जांच करना आवश्यक हो जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए? शानदार सा प्रश्न है। सार्वजनिक स्नानागार उन्नत जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो किस सभ्यता की वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है? मित्रों यह प्रश्न बहुत ही शानदार सा, आप ऑप्शन को पढ़िए। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, या फिर हड़प्पा की सभ्यता? मित्रों सबसे विकसित सभ्यता हमने बता दिया आपको जो है उसी का है ये। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी, सबसे विकसित सभ्यता थी, वहां पर सार्वजनिक स्नानागार उन्नत जल निकासी की व्यवस्था थी। आप देखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि पकी हुई ईंटों के मकान बने थे। नालियों की व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि आप उसकी संरचना को भी आपने देखा होगा। किनारे नगर थे, बीच में सड़क के किनारे नालियां बनी हुई थी। ये तमाम प्रकार की जो व्यवस्था थी हमारे हड़प्पा सभ्यता में थी और सबसे विकसित सभ्यता थी। जहां तक अभी हम लोग विकास नहीं कर पाए, ये लोग वहां से विकास करके नष्ट भी हो चुके। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के विस्तार के संबंध में अश्वमेध को छांटना आपको, यानी आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जो युग्म दिया गया है उसमें से आपको बताना है कि ये जो स्थल है कहाँ पर है। यानी पश्चिमी पूरा स्थल सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी पूरा स्थल दैमाबाद में है। सभी युग में सुमेलित है। सुमेलित है क्या? कथन को आप पढ़ लीजिए फिर जवाब दीजिए। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी सभी युग जो है वो सुमेलित हैं। यानी पश्चिमी पूरा स्थल सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी पूरा स्थल जो है वो दैमाबाद में है। बहुत ही शानदार सा सेशन है ये, और देखेंगे आपको प्रश्न वो मिलेंगे आपके परीक्षा में। मध्य एशिया से आने वाली जो शीतल हवाएं, शीतल मतलब क्या होता है? ठंडी हवाएं भारत में क्यों प्रवेश नहीं कर पाती हैं? आपको बताना है क्या? बंगाल की खाड़ी के कारण, अरब सागर के कारण, उत्तर में हिमालय की उपस्थिति के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्तर में है खड़ा हिमालय, है ना, टक्कर लेने वाला है। तो उत्तर में हिमालय है और हिमालय की उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली जो शीतल हवाएं वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर, अब तमिलनाडु के तट को आप क्या कहते हैं? कोरोमंडल के नाम जानते हैं। तो तमिलनाडु के तट
कोरोमंडल तट के नाम से आप जिसे जानते हैं, वहाँ पर वर्षा किन कारणों से होती है? बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवातों के कारण, जेट स्ट्रीम के कारण, लौटते हुए मानसून से या फिर तीव्र आर्द्र हवाओं के कारण। सही जवाब आप देख पा रहे होंगे कि लौटते हुए मानसून से जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा हो जाया करती है। अब इसकी हम थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में आपको दे दें कि जेट स्ट्रीम के कारण या विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, और लौटते हुए मानसून से या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में बारिश होती है, और तीव्र आर्द्र हवाओं के कारण ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ वर्षा होती है। तो बहुत ही शानदार सा सेशन है ये। आप अगला प्रश्न देखें, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख गया, क्या दिखा? प्लासी के युद्ध, यानी प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। 1757 में अंग्रेजों से सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण निम्न में से क्या माना जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पर दे दिएगा, सिराजुद्दौला की विशाल सेना के कुशल नेतृत्व का अभाव था। मिर्जाफर का अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र करना, सिराजुद्दौला द्वारा काल कोठरी की घटना, ए एवं बी दोनों। मित्रों देखेंगे आप, अपना देश क्या हुआ, हमेशा हम गद्दारों से हारे हैं, तो गद्दारी से क्या कर दी गई? मिर्जाफर का अंग्रेजों की सेना में जाकर वह मिल गया था, उसने षड्यंत्र किया था, और सिराजुद्दौला की जो विशाल सेना थी उसमें कुशल नेतृत्व का अभाव भी था। इसलिए आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए एवं बी दोनों ही कथन सत्य हैं। तो इस प्रकार के तमाम प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। आप बताइए, आप लॉर्ड वेलेजली यानी वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद ने स्वीकार किया है, मैसूर ने, अवध ने, फिर सिंध ही कर लिया था। तो मित्रों, इस वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो आपका पहला राज्य बन गया, वह बन गया था हैदराबाद। हैदराबाद ने सर्वप्रथम इस संधि को स्वीकार कर लिया था, और इसे किस संधि के नाम जानते हैं आप? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के नाम से जानते हैं। हम देखेंगे और प्रश्न भी है आपके स्क्रीन पर। विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावासों की स्थापना करने वाला भारतीय शासक निम्न में से कौन सा था? मित्रों देखिए, दूतावास वर्तमान में भी आप सुनते हैं कि अमेरिका के राजदूत आए हैं, चाइना के राजदूत हैं। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? क्या गयासुद्दीन बलबन ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी या फिर टीपू सुल्तान ने? तो टीपू सुल्तान ने इस प्रकार की आधुनिक पद्धति अपनाई थी, यानी विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावासों की स्थापना करने वाले जो भारतीय शासक थे वो टीपू सुल्तान थे। कितने पहले उनके दिमाग में यह बात आई, उन्होंने उसकी स्थापना की थी। अब स्वर्ग से उत्पन्न, देखिए ये सब उसकी उपमा है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक निम्न में से किस फिरंगी, जिसे आप अंग्रेज के नाम से ज़्यादा जानते हैं, फिरंगी को माना जाता है, जिसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में ख्याति प्राप्त है? क्या कॉर्नवालिस हैं, रॉबर्ट क्लाइव हैं, मेयो हैं, या फिर कैनिंग हैं? मित्रों ये चारों ही हमारे देश में आ चुके हैं, और महत्वपूर्ण तो आपके लिए हो जाता है रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि स्वर्ग से उत्पन्न कहा जाता है। भाई स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक उपमा दी जाती है इसको, और फिरंगी तो था ही, अंग्रेज था, और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में इसे ही जाना जाता है ना? मजेदार प्रश्न आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न जवाब दीजिए आप। मानसूनी हवाओं, हवा को देखिए पवन कहते हैं, ये इसकी पर्यायवाची है। तो हवाओं यानी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा बदल लेने के कारण भारत में ऋतु परिवर्तन होता है, ये कथन दिया गया। उक्त कथन पर आपको विचार करना है, विचार कर लीजिए। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और 15 दिसंबर से 15 मार्च तक शीत ऋतु मानसूनी हवाओं में परिवर्तन के कारण ही होती है। 16 मार्च से 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु का कारण भी मानसूनी हवाएं ही हैं। इन उक्त सभी कथन भारतीय मानसून के संबंध में क्या है, सत्य है? बताएंगे आप इसको। चलिए पढ़ते हैं इसको। तो उक्त सभी कथन जो है भारतीय मानसून के संबंध में सत्य हैं। हम देखेंगे अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित नहीं है? सिक्किम भारत का एक राज्य है। चलिए आप इसकी राजधानी बता दीजिए हमें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सिक्किम की राजधानी क्या है। आप अपडेट रहिए पूरी तरह से, और उस सबको पढ़ते रहिए, क्योंकि नेशनल लेवल को जो करंट अफेयर है जीके वो भी आपकी परीक्षा में आएंगे, छत्तीसगढ़ के भी तो आएंगे ही। नाथुला दर्रा, जेलेप्सा दर्रा, रोहतांग दर्रा, या फिर इनमें से कोई नहीं। दर्रों के बारे में पूछा गया, भाई आपको बताना दर्रा सिक्किम में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है। इस नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देना आपको। तो जो रोहतांग दर्रा है वह सिक्किम में नहीं है, बाकी नाथुला दर्रा और जेलेप्सा दर्रा के सिक्किम राज्य में ही स्थित हैं। शानदार सा प्रश्न है। और अब अगला प्रश्न क्या है, पढ़ें इसको आप। पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक फैली पर्वतमाला किस नाम से जानी जाती है? क्या अरावली पर्वत श्रेणी है, सतपुरा पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, या फिर सह्याद्री पर्वतमाला है? मित्रों सही जवाब इस प्रश्न का जो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी विंध्याचल पर्वत। जहाँ पर विंध्याचल माता का मंदिर है, लोग दर्शन करने के लिए वहाँ पर जाया करते हैं। तो वह पर्वत क्या है, पश्चिम से गुजरात से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक पहले एक पर्वतमाला है, और वह पर्वतमाला है विंध्याचल है। वहाँ पर विंध्याचल देवी का निवास स्थान है।
वही दर्शन करने प्राय लोग जाया करते हैं। तो आप भी चलिए दर्शन करिए, लेकिन पहले व्याख्या पढ़िए इसकी क्या है। और आप देखिए ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया था सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है वो पश्चिम में राजपीपला से शुरू होकर छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है। और विंध्याचल पर्वत हमने बता ही दिया। सह्याद्री पर्वतमाला में ही भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा एवं थाल घाट दर्रा है। तो यह रहा आज का आखिरी प्रश्न। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो भाई ये गलत बात है, आप बहुत अच्छा दीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत जल्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और शानदार सेशन लेकर के हम आएंगे। यदि आप टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे तो आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा निःशुल्क। इसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं देना है। तो निःशुल्क से प्यारे से पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम में जाकर स्मार्ट क्लास 77 लिखेंगे, वहाँ पर आपको ऐड हो जाएगी, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। आपकी कोई क्वेरी है उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।